जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख 8 डिफेंस अपडेट्स पर। शुरुआत करते हैं भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर के एक विजिट के बारे में, जहां पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज का दौरा किया है। और इस दौरान उन्होंने जो इंडिजिनस तकनीकें हैं, खासकर अनमैन्ड सिस्टम हो गए, हाई एल्टीट्यूड सिस्टम हो गए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। बातचीत में स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस क्षमताओं पर प्रगति पर जोर रहा है। और ये तकनीकें कठिन परिस्थितियों में लगातार निगरानी और बेहतर संचार सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्मी चीफ ने कहा कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे कॉम्बैट का फ्यूचर है और इसीलिए सेना इसको काफ़ी गंभीरता के साथ ले रही है। इस दौरे ने इंडियन आर्मी के स्वदेशी नवाचार पर फोकस को मजबूत किया है, ताकि सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ सके, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन बेहतर हो सके और ऑटोनोमस सिस्टम को तेजी से उपयोग में लाया जा सके। कुल मिलाकर इंडियन आर्मी स्वदेशी ड्रोन और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाकर अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ा रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी इंडियन आर्मी को लेकर आ रही है। इंडियन आर्मी ने AK-103 राइफल्स के आधुनिकीकरण के लिए नए टेंडर जारी कर दिए हैं, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य है सैनिकों के एडवांस ऑप्टिक, लेजर सिस्टम, सप्रेशर्स और मॉड्यूलर जो टेक्टिकल किट्स हैं, इनसे लैस करना। अगर हम मुख्य अपग्रेड की बात करें तो यहाँ पर हमें होलोग्राफिक साइट्स देखने को मिलेंगी, जो कि नाइट विजन कंपैटिबल होंगी। 500 से लेकर 1000 घंटे की जो बैटरी पावर है वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा 3x और 5x जो मैग्नीफायर के साथ हैं वो हमें देखने को ये मिलने वाली हैं। इसके अलावा लेजर सिस्टम्स की बात करें तो ये विजिबल और इंफ्रारेड लेजर्स होने वाली हैं। इंफ्रारेड लेजर्स बेसिकली नाइट विजन में हमें काफ़ी काम आती हैं। इसके अलावा पिकेटनी रेल कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी। सप्रेसर्स की बात करें तो ये 25 से लेकर 30 डेसिबल तक कम आवाज़ करेंगे, मजल फ्लैश कम होगा और इनकी ड्यूरेबिलिटी तकरीबन 100 से लेकर 200 राउंड्स तक होने वाली है। टैक्टिकल किट्स की बात करें तो इसमें पिकेटनी रेल हैंड गार्ड्स होंगे, एडजस्टेबल और फोल्डिंग बट स्टॉक होंगे। इसके अलावा जो बेहतर पिस्टल ग्रिप है वो हमें देखने को मिलेगी, जो कि रिकॉइल कंट्रोल करने में मदद करेगी। इसके अलावा बात करें तो इसमें तकरीबन 2800 से ज़्यादा यूनिट्स की बड़ी रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिली है। डिप्लॉयमेंट फोकस इनका दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जैसे हाई थ्रेट एरियाज होने वाले हैं। यहाँ पर केवल जो इंडियन वेंडर्स हैं उनको ही अनुमति दी जाएगी। भारत रूस के UPAB 1500 ग्लाइड बॉम्ब को अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाने का मूल्यांकन कर रहा है। इसका उद्देश्य होगा लॉन्ग रेंज की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाना, ताकि विमान दुश्मन के एयर डिफेंस से दूर रह करके भी हमला कर सके। अगर इस बॉम्ब की बात करें तो यह तकरीबन 1500 किलोग्राम वजनी होने वाला एक ग्लाइड बॉम्ब है। इसका उपयोग बंकर, एयरबेस, फोर्टिफाइड टारगेट जैसे जो मजबूत लक्ष्य हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होगा। वॉरहेड की बात करें तो इसमें पेनिट्रेटिंग हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड देखने को मिलेगा, जो मजबूत संरचनाओं को नष्ट कर सकता है। गाइडेंस की बात करें तो इसमें GPS, ग्लोनास के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी हमें देखने को मिल जाता है। इसकी जो सटीकता है वो सिंगल डिजिट CEP के साथ आती है, जिसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऑपरेशन और फायदे की बात करें तो बॉम्ब को दूर से छोड़ा जाता है और ये ग्लाइड करके टारगेट तक पहुंचता है। इससे फाइटर जेट को खतरनाक जो एयर डिफेंस सिस्टम जोन है उससे दूर रहने का मौका मिलता है और उसके करीब जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सुखोई 30 MKI की भूमिका और ताकत बढ़कर एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म इसको बना सकती है, जो कि ऑलरेडी ये है और इसे एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसका रणनीतिक महत्व समझने की कोशिश करें तो ये कदम दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में स्टैंड ऑफ प्रिसीजन वेपन की अहमियत बढ़ रही है और अगर इसको शामिल किया गया तो भारत की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मजबूत होगी। यह मौजूदा मिसाइल और प्रिसीजन वेपन को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर आ रही है। भारत का ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम का डिजाइन अब फाइनल हो चुका है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने विंड टनल टेस्टिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी को दिया है। ये स्टेज कॉन्सेप्ट से अब रियल इंजीनियरिंग वैलिडेशन की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एयरक्राफ्ट की फाइनल एरोडायनेमिक टेस्टिंग इस समय की जा रही है और टेस्टिंग रेंज की बात करें तो इसमें हमें जो मैक 0.2 है, यानी लो स्पीड लैंडिंग कंडीशन हो गई, और मैक 1.8 जो सुपरसोनिक परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा 1:6 से लेकर 1:7 का जो स्केल मॉडल है इसको बनाकर टेस्ट को पूरा किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रोटोटाइप बनने से पहले जो लास्ट मेजर वैलिडेशन फेज है इसको माना जाता है और एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, कंट्रोल लॉस को फाइनलाइज यहाँ पर किया जाएगा। खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के लिए जो बिहेवियर है उसको समझा जा रहा है। अब एडवांस टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें डायनेमिक विंड टनल टेस्टिंग देखने को मिलेगी, रोटरी बैलेंस टेस्टिंग देखने को मिलेगी, हाई एंगल ऑफ अटैक टेस्टिंग देखने को मिलेगी, केनार्ड और डेल्टा विंग इंटरेक्शन जो है इसका ऑप्टिमाइजेशन हम चेक कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर टेडबीएफ फाइनल डिजाइन और एडवांस टेस्टिंग फेज में है और अगला कदम प्रोटोटाइप निर्माण होगा।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में जो रुद्र हेलीकॉप्टर हैं, इनको अपग्रेड करके एक एडवांस टैंक किलर की भूमिका में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था और इसी क्रम में एक इंटरेस्टिंग तस्वीर हमें सामने देखने को मिली है। एचएएल रुद्र, जिसको हम एएलएच वीएसआई भी कहते हैं, उसको अपग्रेडेड ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ देखा गया है। हेलीकॉप्टर में ट्राई ट्यूब लॉन्चर लगा है, यानी एक पायलन में हमें 3 मिसाइल्स देखने को मिल रही हैं। क्षमता की बात करें तो दोनों साइड पर ट्रिपल ट्यूब होने पर कुल 6 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये हेलीकॉप्टर लेकर उड़ सकता है और पहले से डबल फायर पावर हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ध्रुवास्त्र की बात करें, जिसको हम हेलिना के नाम से भी जानते हैं, इसकी खासियत ये है कि यह 8 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज ऑफर करता है, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी को होस्ट करता है, इसमें टॉप अटैक कैपेबिलिटी है, यानी टैंक के कमजोर हिस्से पर सीधा वार करने की क्षमता इस मिसाइल के पास है। इसका ऑपरेशनल फायदा ये होगा कि एक ही शॉटी में हम दुश्मन के कई टैंक्स को निशाना बनाने की क्षमता को प्राप्त करेंगे। इसमें हमें बेहतर पेलोड फ्लेक्सिबिलिटी और लेथैलिटी देखने को मिलेगी। ट्रायल्स की बात करें तो अपग्रेडेड वेरिएंट के साथ ट्रायल चल रहे हैं। मुख्य टेस्टिंग प्लेटफॉर्म इस समय एसएस प्रचंड है और मिड 2026 के आसपास क्रिटिकल ट्रायल्स एक्सपेक्टेड है। सफल होने पर रुद्र और प्रचंड दोनों में इसका इंडक्शन तेज होगा। यानी यहाँ पर आपको 2 अपडेट मिली। पहले तो यह है कि रुद्र में इनका इंटीग्रेशन चल रहा है और एसएस प्रचंड में इनके ट्रायल चल रहे हैं, यानी ये दोनों बहुत बड़ी अपडेट है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स मीटियोर मिसाइल को तेजस मार्क 2 पर इंटीग्रेट करना चाहती है, लेकिन इसमें टेक्निकल और पॉलिसी से जुड़ी कुछ बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। तेजस मार्क 2 में उत्तम एसर रडार लगाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी है, और मीटियोर मिसाइल बनाने वाली कंपनी एमबीडीए अपने सेंसिटिव कोड और डेटा लिंक शेयर करना नहीं चाहती। इसलिए इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मीटियोर को सही से काम करने के लिए रडार और मिसाइल के बीच जो डीप सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन है या इंटीग्रेशन है, इसकी ज़रूरत होती है और यहाँ पर कंपनी इसके लिए कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। यहाँ पर फोकस ये है कि तेजस मार्क 2 का जो लक्ष्य है वो 80% से ज़्यादा स्वदेशीकरण यहाँ पर रखना है। उत्तम एचआर रडार के कारण बेहतर रेंज हमें देखने को मिल रही है, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग देखने को मिलेगी और बेहतर एयर कॉम्बैट क्षमता देखने को मिलेगी। इसका संभावित समाधान ये हो सकता है कि जो ब्लैक बॉक्स इंटीग्रेशन है, यानी सीमित एक्सेस के साथ जो इंटीग्रेशन है वो हो सकता है और भारत में लोकल प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी सहयोग जो है इस पर भी बात हो सकती है, लेकिन अभी तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हालांकि मीटियोर की जहां तक बात रही तो पहले इसका डसॉल्ट एविएशन के राफेल फाइटर जेट में ऑलरेडी इसका यूज किया जा रहा है और बाद में तेजस मार्क 1 अल्फा का जो दूसरा बैच है उसमें लगाए जाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। देखते हैं आगे भविष्य में हमें क्या देखने को मिलता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने 4 एएलएच मार्क 3 हेलीकॉप्टर जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिए हैं। ये कार्यक्रम बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और ये डिलीवरी मार्च 2024 में हुए 9 हेलीकॉप्टर के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। एएलएच मार्क 3 एमआर की बात करें तो ये ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का मैरीटाइम वेरिएंट है, जो कि समुद्री ऑपरेशन के लिए कस्टमाइज किया गया है। ये ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, खासतौर पर समुद्र से जुड़े जो ऑपरेशन है इन्हें उसके लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। इसकी मुख्य क्षमताओं की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर समुद्री निगरानी कर सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में काम आएगा, घायल लोगों को इवैक्यूएट करने में काफ़ी ज़्यादा इसकी भूमिका होगी, तटीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी इसकी जिम्मेदारी काफ़ी अहम है और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी यूज़ में आएगा। और इसके अलावा ट्रूप और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए यह हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें एडवांस एवियोनिक्स का यूज़ किया गया है, ग्लास कॉकपिट का यूज़ किया गया है और नाइट विजन जो या नाइट ऑपरेशन कैपेबिलिटी है वो इसमें ऐड की गई है। यानी एचएएल ने कोस्ट गार्ड को नए आधुनिक हेलीकॉप्टर दिए हैं जो समुद्री सुरक्षा, बचाव और निगरानी के काम को पहले से ज़्यादा तेज, सुरक्षित और प्रभावी बनाएंगे। अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं रूस के बारे में। हमने कल की वीडियो में संक्षिप्त रूप में आपको बताया था कि एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि उस रिपोर्ट में बहुत सारे र्यूमर्स भी शामिल थे, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि रूस ने भारत को 5th जन फाइटर यानी SU-57 के लिए एक नया प्रस्ताव सामने रखा है, जहां पर 2 स्क्वाड्रन जिसमें 36 से 40 विमान शामिल हैं इनका ऑफर किया गया है और इनकी डिलीवरी टाइमलाइन 2027 से 28 के बीच में शुरू होगी और पूरा इंडक्शन 2030 तक कंप्लीट करने की बात करी गई है। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना 5th जन फाइटर की कमी को महसूस कर रही है और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि SU-57 टॉप चॉइसेस में से एक है। हालांकि हम एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि कम से कम 10 वर्षों का इंतजार अभी हमें उसके लिए करना पड़ेगा और इंटरिम सोल्यूशन के तौर पर SU-57 की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रूस 2027 से डिलीवरी की शुरू करने की बात कर रहा है और हर साल तकरीबन 16 से 20 SU-57 बनाने की योजना पर काम भी कर रहा है। लक्ष्य ये है कि 2028 तक तकरीबन 76 विमानों को वो तैयार कर लेगा। अब ये भारत जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज और बहुत सारी शर्तें भी शामिल है, जो कि आने वाले भविष्य में इनकी तस्वीर क्लियर होगी। आपको क्या लगता है, भारत को ये विमान लेने चाहिए या नहीं? अपनी राय ज़रूर बताएं।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।